गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास जो अपने लोगों का वेब सीरीज चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था। और फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर रखा था। कौन सा? बॉन्ड समझ लिया था, सिग्मा पाई बॉन्ड समझ लिया था, लोन पेयर समझ लिया था। मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन भी बताया था कि आपके 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं अगर तो sp3, 3 सिग्मा होते हैं sp2 और 2 सिग्मा होते हैं अगर तो sp। और हाइब्रिडाइजेशन तक की हमने बात करी थी। आज हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ते हैं इसमें। और उसमें दो चीजों को देखना है, ओल्ड कंसेप्ट और न्यू कंसेप्ट को। जरा समझते हैं सबसे पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले किस चीज के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं क्या, ओल्ड कंसेप्ट। ये ओल्ड कंसेप्ट क्या है? तो हमारे एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस साहब। बर्जीलियस साहब का ये कहना था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं आप उनको बना नहीं पाओगे लेबोरेटरी में, यानी लिविंग बीइंग से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग कहां से बना रहे हैं? लिविंग बीइंग से। हम लोग कभी भी लेबोरेटरी में काम नहीं कर सकते, लेबोरेटरी में वर्क करके हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। मतलब कि यदि मैं बात करूं जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये सारे के सारे आपके कहां से मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको लिविंग बीइंग से। ये कंसेप्ट किसका था? बर्जीलियस का। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है लिविंग बीइंग से होता है और आप उसको लेबोरेटरी में यानी नहीं बना सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड can't be prepared in laboratory। कि हम लोग लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते हैं। जो भी कंपाउंड आपके बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड वो सिर्फ कहां से आ रहे हैं? लिविंग बीइंग से। और ये कंसेप्ट किसका था? बर्जीलियस साहब। अब बर्जीलियस साहब के ही कंसेप्ट पे हम लोग किसका नाम लेते थे? कहते थे ओल्ड कंसेप्ट है। और यही आपका एक चीज और कहलाता है, दैट इज द कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी आपका यही। अब एक आपका आता है कि जब ये ओल्ड कंसेप्ट अपने पास था उस समय एक और साइंटिस्ट हमारे थे बोहलर साहब। और बोहलर के हिसाब से कि नहीं, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसमें कैसे लैब में बनाएंगे, और वो कौन सा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में बना था और वो किससे बना था? यहाँ दो चीज हम लोग को समझना जरूरी है कि बोहलर के हिसाब से कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया उन्होंने फॉर्म किया था और वो बनाए थे अमोनिया के कंपोजिशन से। और कौन सा वो कंपोनेंट था तो मैं आपको दिखाऊं, वो एक इनऑर्गेनिक साल्ट से ऑर्गेनिक साल्ट लैब में बनाए थे और वो आपका है और बोहलर के हिसाब से अपने पास क्या था? एक NH4CNO यानी अमोनियम सैनेट है और इससे इन्होंने क्या बनाया? NH2CONH2। ये क्या? दैट इज द कॉल्ड यूरिया। ये क्या सा? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये क्या सा? ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या हम इसको बोल सकते हैं ये इनऑर्गेनिक साल्ट है। मतलब जब आपने इनऑर्गेनिक साल्ट को हीट किया लैब में तो आपको अमोनिया मिला। तो इस वोहलर के कंसेप्ट पे बर्जीलियस का कंसेप्ट फेल हो जाता है कि जिनका कहना था कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को कभी भी लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। तो वोहलर ने पहला कंपाउंड बनाया था यूरिया इस अमोनियम सैनेट से जो इनऑर्गेनिक साल्ट था। और इसके बाद बर्जीलियस का थ्योरी फेल हो गया। तो मैंने वहां पे दो चीजें लिखी है, ओल्ड कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट या न्यू कंसेप्ट। तो ओल्ड कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि बर्जीलियस का था और बर्जीलियस का थ्योरी कहां फेल हो जा रहा है? तो अपना वॉलर के हिसाब से। अब जैसे न्यू कंसेप्ट पे बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो न्यू कंसेप्ट के हिसाब से कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है
वो आपका क्या है जरा समझें। द branch of the branch of simple सा लिखो chemistry in which we study about carbon and its compound। मॉडर्न कंसेप्ट क्या है कि केमिस्ट्री का वो ब्रांच जहां हम लोग कार्बन या उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैंने एक पॉइंट लिख रखा है इनऑर्गेनिक साल्ट। एकदम ध्यान से यहाँ पे एक एक्सेप्शन आप डाल दो, इनऑर्गेनिक साल्ट, कि वो सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन है अगर आप उसका स्टडी करते हो तो वो ऑर्गेनिक कहलाता, लेकिन कौन सा नहीं करना अपने को, इनऑर्गेनिक साल्ट को छोड़। अब इस इनऑर्गेनिक साल्ट को हम कैसे रखेंगे, तो अगर इनऑर्गेनिक साल्ट को आप समझना चाहते हो तो सिंपल सा एक लाइन में जब आप इसका आयोनाइजेशन करोगे या फिर आप इसे डिसोसिएट करोगे, तोड़ोगे या आयन में बदलोगे, तो आपके पास क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास कार्बोनेट आयन अगर आ रहा है या FCO3 माइनस आ रहा है, CNO माइनस आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ETC, अगर ये सारे आपके आयंस में आते हैं तो वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, इनऑर्गेनिक साल्ट। बस आप इतना ध्यान रखो कि ये आयंस आपके नहीं आने चाहिए। अगर ये आयंस आ रहे हैं तो पक्का है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ना होकर वो क्या होगा, आपका इनऑर्गेनिक साल्ट होगा। जैसे अभी आपने एक एग्जांपल लिया था NH4CNO, अगर आप डिसोसिएट करोगे अपने पास NH4 प्लस CNO माइनस, देख लो आ गया। यदि मैं बात करूं H2CO3, भले कार्बन कंपाउंड है, लेकिन यदि आप तोड़ोगे इसको तो H प्लस HCO3 माइनस, देख लो HCO3 माइनस आ गया। एक बार फिर से डिसोसिएट यदि आप कर लोगे तो 2H प्लस और CO3 2 माइनस आ रहा। अगर ये सारे आयंस आ रहे हैं तो पक्का है कि वो सारे क्या है, इनऑर्गेनिक साल्ट है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता। तो मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से कि आप ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं कार्बन के बारे में या उसके कंपाउंड के बारे में, बट एक्सेप्ट इनऑर्गेनिक साल्ट। और इनऑर्गेनिक साल्ट के लिए मैंने बताया कि अगर ये सारे आयंस आ रहे हैं आफ्टर डिसोसिएशन तो पक्का है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता, वो क्या हो सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आई होप गाइस आप यहाँ तक समझे होंगे। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओल्ड कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट बताया, बर्जीलियस और वॉलर का भी बताया, और ये आपके मेडिकल के कंपटीशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो कौन सा कंपाउंड था जो लेबोरेटरी में सबसे पहले बना, एंड दिस इज यूरिया व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम NH4CNO। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, किसके बारे में पढ़ना है, कार्बन के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे मेरा नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ताकि क्यों कार्बन के बारे में ही हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा चर्चा करते हैं। जैसा आप इसकी बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बात करते हो किसकी, कार्बन की, तो कार्बन के पास कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जरा उस चीजों को समझा जाए। मैंने लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, तो प्रॉपर्टीज की यदि आप बात करते हो तो सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर अपना कितना, 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता 1s2 2s2 2p2। यदि आप ग्राउंड स्टेट में इसको देखो बॉक्स वाइज कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, ये 1s, ये 2s और ये आपका 2p जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके 2 हैं, तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी भी आपकी कितनी कहलाएगी, 2। यदि आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाते हो और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यदि 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाए तो ये आपका 1s वाला बॉक्स जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2s एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है खाली वाले में, तो ये 2s में एक अनपेयर्ड
और 2p में हर ऑर्बिटल्स में आपका एक एक इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4, यहां वैलेंसी हो गई आपकी 4। अब ये जो वैलेंसी है 4, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। ऑर्गेनिक में टेट्रा का मतलब 4 से काउंट होता है, तो यहाँ कार्बन का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वैलेंसी कितने हो गए 4। पहला प्रॉपर्टी तो ये हो गया। दूसरे प्रॉपर्टीज की यदि आप बात करो तो दूसरा प्रॉपर्टीज है इस भाई साहब के पास सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। क्या है? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। मतलब कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ चेन में जुड़ सकता है, और जो चेन में जुड़ सकता है उसी एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। और यही सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी को दूसरा नाम हम लोग देते हैं केटनिएशन पावर। अब इस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी के ऊपर अगर बात करें तो पहला प्रॉपर्टीज तो क्लियर हो चुका है कि कार्बन के पास टेट्रा वैलेंसी है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर्ड है, यानी ये 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। और दूसरा सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। अब इस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी में क्या, ये कार्बन आपको पता है 4 बॉन्ड बना सकते हैं सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरे कार्बन को भी जोड़ सकता, तीसरे को भी जोड़ सकता, चौथे को भी जोड़ सकता, और हर कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए 4। तो आप एक एक बॉन्ड से भी जोड़ सकते हो, आप एक कार्बन को डबल बॉन्ड से भी जोड़ सकते हो। अब एक कार्बन को आप ट्रिपल बॉन्ड से भी जोड़ सकते हो। अब ये सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी के कारण बहुत सारे कार्बन एटम एक दूसरे के साथ चेन में जुड़ते हैं। अब जब चेन में जुड़ रहे हैं तब ये डिपेंड करता है कि चेन आपका कौन सा है। अब चेन के क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे कि ओपन चेन आता है, रिंग चेन आता है, या साइक्लिक कंपाउंड जिसको आप बोलते हो, उसके ऊपर बात करेंगे। पहले तो इतनी बातों को यदि हम लोग समझ चुके हैं तो अब सबसे पहले एक वर्ड डिसाइड कर लेते हैं, हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? जैसा नाम है आपका हाइड्रोकार्बन का मतलब आप देखो 2 वर्ड है, हाइड्रो भी है और कार्बन भी। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन से है और कार्बन का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि कार्बन से है। तो हाइड्रोकार्बन को यदि मैं समझाऊं, such compound which is formed by hydrogen and carbon only। ऐसे सारे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, लाइक CXHY, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन। अब एक्स और वाई का न्यूमेरिकल वैल्यू आप रखते चलो, लाइक CH4, C2H6, C6H6। आप जितने भी कंपाउंड बनाओगे सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनाओगे, ये सारे आपके क्या कहला जाएंगे, हाइड्रोकार्बन। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ तक तो आप इंट्रोडक्शन क्लास में समझ चुके हो कि आप बॉन्ड किसको बोलते हो, सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या है, लोन पेयर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओल्ड कंसेप्ट और न्यू कंसेप्ट या मॉडर्न कंसेप्ट क्या है। ओल्ड कंसेप्ट में बर्जीलियस का क्या था, वाइटर फोर्स थ्योरी। तो भैया जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं लिविंग बीइंग से बनते हैं, आप इसको लेबोरेटरी में परफॉर्म नहीं कर सकते, लेबोरेटरी में बना नहीं सकते। बट ऑलर साहब ने आके इनके कंसेप्ट को हटा दिया, कंसेप्ट को गलत करार दे दिया, तो उन्होंने NH4CNO से क्या बना दिया, यूरिया। फिर हमने देखा इनऑर्गेनिक साल्ट किसको करते हो, मैंने बताया कि जब आप आयन में तोड़ते हो तो कुछ कुछ आयन यदि आपके पास आ रहे हैं तो वो आपके इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन पे डिस्कस करी और नेक्स्ट मैंने हाइड्रोकार्बन बताया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में 2 थे, एक तो टेट्रा वैलेंसी, दूसरा सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। मैंने बताया कि सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी के कारण ये चेन बनाते हैं और ये चेन एक दूसरे से जुड़ के बहुत लंबा भी बना सकते हैं। अब इस चेन के क्लासिफिकेशन को हम लोग देखते हैं, तो पहले कहीं लिख लें तो फिर हम लोग क्लासिफिकेशन करें। हम लोग यहां तक तो समझे। अब देखो मैंने इधर ओमिट किया, मिटाया, क्यों? क्योंकि अब क्या करना है अपने को, जो बेसिक नीड था इस वेब सीरीज के 2 लेक्चर में हमने बेसिक नीड्स को समझा।
अब यहां से आपका ऑर्गेनिक शुरू। ऑर्गेनिक शुरू कहां से होगा? जब मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही आप चेन समझ रहे हो तो चेन का क्लासिफिकेशन, तो पहला चीज क्या है कि सबसे पहले आप अगर बात करो, हम लोग बात करेंगे किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का हो जाए, उसमें ओपन चेन आएगा, रिंग चेन आएगा, कितने तरीके होते हैं, उन सारे को डिस्कशन करने के साथ साथ हम लोग यहाँ पर एक चीज और क्या पढ़ते जाएंगे? होमोलोगस सीरीज। तीसरा चीज क्या? फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन सारी चीजों को जब आप देखोगे तब फर्स्ट टॉपिक आपका होगा कौन सा? नोमेनक्लेचर। बट क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि इसमें होमोलाइट आपका जो है ओपन और क्या कहते हैं आपका क्लोज चेन, रिंग चेन के साथ साथ उसमें और भी देखेंगे कि कैसे आपका अल्केन, अल्कीन, अल्काइन या फिर साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन, बाइसाइक्लो, ट्राइसाइक्लो क्या कैसे होता है, फिर आपके साइक्लिक में कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, उन सारे के बारे में बढ़िया से बात करेंगे। तो आई होप कि आज तक हम लोग बेसिक नीड्स की सारी बातों को समझे होंगे और आपको मजा भी आ रहा होगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि वेब सीरीज में अगर आप सही से 2.5 महीने का आप लेक्चर अटेंड करते हो पर डे, ऑर्गेनिक आपकी 1 नंबर होने वाली है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर 12 पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आपको मजा आना चाहिए और मजा लेने के साथ पढ़ें। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो आप इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। और बार बार मैं कहता हूँ कि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा हम लोगों का किस पे होगा? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोग शुरू करेंगे और देखेंगे इसमें हम लोग क्या क्या सीखते हैं।